कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी बातें। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वीडियो को एंड में। और अभी तक आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है मैक्रो वगैरह का, डेवलपमेंट का, अकाउंट्स का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पर जाके आप मेरे को डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाकर फॉलो कर लेना। बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स डाल रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आपका इस चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या और आपको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी जब हम आजाद हो रहे थे, प्लस ब्रिटिश सरकार के राज में हमारे क्या हालचाल थे। आई नो आप सभी को मालूम होगा कि हालचाल बहुत ही बेकार थे, एल लगे हुए थे हमारे। लेकिन चलिए उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में आपको पढ़ने को मिलेगा फीचर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी के। हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उसके फीचर्स क्या थे, वो दिखने में कैसी थी सर, है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले फीचर है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूं अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको समझ में आए, जिस तरीके से समझ में आए वैसे लिख लीजिएगा, साथ साथ वीडियो को रोक के जैसा भी मन करे। अगर ऐसा करोगे तो आपको मैं वीडियो भेजूंगा, लिंक एचडी क्वालिटी में, समझ जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हमारी भारत की जो इकोनॉमी थी वो उस समय स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहा जाता है जो ग्रोथ जो कर रही है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत ही स्लोली बढ़ रही है, बहुत ही स्लो मोशन में बढ़ रही है, गाने के साथ धीरे धीरे स्लोली स्लो मोशन में, है ना। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, मतलब कि जो ग्रोथ हो रही थी वो बहुत ही धीरे धीरे हो रही थी। पर कभी भी ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत की जो पर कैपिटा इनकम होती है, जो नेशनल इनकम होती है, उसको कभी एस्टिमेट करने का सोचा ही नहीं। तो हमारे भारत की जो नेशनल इनकम थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो वीके राव, दादा भाई नारोजी, विलियम डिक्बे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारे भारत की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया। लेकिन आपसे यह पूछा जाता है कि सबसे अच्छा नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किसका था, तो वो हम कहते हैं वीके राव का। लिख लीजिएगा, वीके राव का। तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी सिस्टम था वो क्या था, स्टैग्नेंट था। उसके बाद बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब है उस समय पर पूरे साल में एक एवरेज जो पर कैपिटा इनकम थी 1951 की, वो 230 रुपए थी। मान लीजिए अभी के टाइम में मैं आपको 2300 रुपए साल में दूं, 2000 रुपए साल में दूं, तो उसमें क्या आप खा लोगे, क्या खर्च कर लोगे? बाबू सोना के रिचार्ज भी करवाने पड़ते हैं कभी कभी। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लो मेरे को 2000 रुपए सालाना मिल रहे हैं, तो क्या होगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा धीरे धीरे, अच्छा कपड़े वगैरह बेकार पहन लूंगा, बाल भर जाएंगे मेरे नाखून आ जाएंगे, है ना, शक्ल देख के मैं गधा सुगर जैसा लग सकता हूं। तो ऐसे ही हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड हो गई थी, यानी कि पिछड़ी हो गई थी। क्यों? क्योंकि सर पर कैपिटल काफी लो थी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एक जो ट्रेंड था उस समय वो चल रहा था कि हर कोई एग्रीकल्चर में 72% जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 72% जो लोग थे वो कहां काम कर रहे थे सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। लेकिन उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जा रहा था वो सिर्फ 50%। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय ये जो फीचर आपको दे रखे जो हम पढ़ेंगे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई फैसिलिटी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से लोग तो काम कर रहे थे। 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बट ओनली 50% टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन जीडीपी। अब बात कर लेते हैं ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन की।
उस समय हमारे भारत में जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ एक ही चीज की थी, जिसे हम कहते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। आर्टिशियंस जो बनाते हैं, जो हाथ से, लोग कलाकार होते हैं ना, जो हाथ से बनाए हुए गुड्स होते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज काफी फेमस थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। कैसे बर्बाद करी वो हम समझेंगे। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट था, बाहर से हम सामान ज्यादा मंगाते थे। बाहर से सामान आप कह सकते हो कि हम दवाइयां तक, केरोसिन ऑयल, साइकिल वगैरह भी, मशीन तो दूर की बात है, ये छोटी मोटी चीजें भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, हमारे भारत में पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या थी वो सिर्फ 14% थी, जो डेवलप्ड एरिया में रह रहे थे, जो पढ़े लिखे थे 1948 में। तो आप कह सकते हो कि 86% जो लोग थे वो अर्बन एरिया में नहीं रह रहे थे। और ये एक फैक्टर है, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज्यादा हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आपस में मिलके काम करते हैं, उस इकोनॉमी को हम कहते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है ना, इसे आप मिक्स इकोनॉमी भी कह सकते हो। तो ये हालत थी, देखो ये हालत थी हमारी, देख सकते हो, है ना, मैं जैसा लग रहा हूं वैसी हालत थी, है ना। तो ये पूरी इकोनॉमी इसमें इंक्लूड है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी, भारत की इकोनॉमी भी, इंडस्ट्री सेक्टर भी। ठीक है, फिर बात आई हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसा था, उसका रीजन क्या है। सबसे पहला, लो प्रोडक्शन। हमारे भारत में जो प्रोडक्शन होता था वो क्या होता था, कम होता था। क्यों होता था, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास प्रोडक्शन की फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है ना। अब प्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं थी का मतलब क्या है कि आप अगर इस जगह पर खेती करना चाहें तो कर सकते हैं, यहां पे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कीड़े मकोड़ों को मारने की सुविधा नहीं थी, और भी बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वहां पर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जितना एक्चुअल में होना चाहिए। सेकंड रीजन था एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट। ब्रिटिश सरकार ने आते ही एक सिस्टम लगा दिया था, जमींदारी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता था, इस सिस्टम से पहले दो लोग, एक गवर्नमेंट और एक वो लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, वो एक फिक्स्ड रेट से गवर्नमेंट को पैसा देते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उन्होंने मिडिल में, यानी कि ए, बी और सी, अब यहां पर क्या हो रहा था, जैसे यहां पर आप समझेंगे ए, बी और सी, ये सी हमारी गवर्नमेंट है और ये ए हमारे कल्टीवेटर्स हैं जो उस जगह पर काम कर रहे थे। अब जब बी आ गया, यानी ब्रिटिश सरकार एज अ जमींदार, तो ये क्या करते थे, इनसे से ज्यादा पैसा ले लेते थे और इनको थोड़ा पैसा देते थे, बहुत कम पैसा देते थे। ठीक है ना, इनको बहुत कम पैसा देते थे और ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास रखते थे। इस सिस्टम को कहते थे जमींदारी सिस्टम, जिससे इनके पास कुछ पैसा बच ही नहीं रहा था, इनका शोषण हो रहा था, है ना। कहाँ आया था, बंगाल में आया था ये, ईस्टर्न स्टेट में, जिसकी वजह से फैमिनी स्टार्ट हो गई थी, भुखमरी स्टार्ट हो गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते थे, है ना। ये चला था आपका फैमिनी 1760, यानी कि 1760 से लेकर 1943 तक ये चला था हमारा बंगाल फैमिनी। उसके बाद थर्ड है हमारा फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे उनको कहा जा रहा था कि भाई साहब आप ज्यादा उगाओ। कितना उगाओ, ज्यादा उगाओ। ज्यादा उगाओगे तो क्या होगा, जो बच जाएगा उसे हम बेच देंगे और उससे पैसा आएगा, और वो कौन रख लेगा, ब्रिटिश सरकार। यानी कि उनसे कहा जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा उगाओ। ठीक है ना। फिर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, जो एग्रीकल्चर की जो जगह थी, जो खेत थे, वो छोटे 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 छोटे
दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। यानी कि जो खेत होते थे वो टुकड़ों में होते थे, एक जगह नहीं होते थे, एक यहाँ है एक वहां है एक वहां है। इससे क्या होता था, इस पर भी खर्चा होगा, उस पर भी खर्चा होगा और उस पर भी खर्चा होगा। फिर है हमारा सबसिस्टेंस आउटलुक। जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग थे उनका जो तरीका था वो सिर्फ उतना ही खेती बाड़ी करते थे जितना उनकी बेसिक नीड है, जितना वो खा सके, लेकिन उनको फोर्स क्या किया जा रहा था, कॉमर्शलाइजेशन। तो ये आपके फीचर हैं आपकी इंडियन इकोनॉमी के भी और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के भी। अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद आए हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। हमारे भारत में जो इंडस्ट्रीज थी, मैंने भी आपको बताया था कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। हाथ से बनाए हुए जो गुड्स थे उनका प्रचलन था जब तक ब्रिटिश सरकार आई नहीं थी। अब जब ब्रिटिश सरकार आई तो उन्होंने जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको बर्बाद कर दिया। कैसे? भारत से रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन में जिस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, और ब्रिटेन से बना बनाया गुड्स आ रहा था भारत में जिस पर कोई टैक्स नहीं था। और इस गुड्स से जो फिनिश गुड्स बन के आ रहा था ब्रिटेन से, उसको कंपटीशन मिल रहा था हैंडीक्राफ्ट गुड्स से, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स काफी महंगे थे एज कंपेरिजन टू फिनिश गुड्स दैट आर इंपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टली ब्रिटेन। ठीक है ना? तो इससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बर्बाद हो गई। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। उस समय हमारे यहां सिर्फ एक ही इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से काम कर रही थी, टिस्को, जो कि आई थी 1907 में, और वो भी बहुत ही कम ग्रोथ दिखा रही थी। फिर धीरे धीरे सीमेंट, शुगर, इन सब की इंडस्ट्रीज ओपन हुई। तो ये तो हालत थी हमारी इंडस्ट्री सेक्टर की। और हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनते थे, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। बात आई फॉरेन ट्रेड की। भारत का फॉरेन ट्रेड जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी उसके राज में कैसा चल रहा था? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। भारत से रॉ मटेरियल, कच्चा माल इंपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, टैक्स फ्री था। और ब्रिटेन से बना बनाया गुड्स इंपोर्ट होता था, यानी कि वो नेट एक्सपोर्टर और नेट इंपोर्टर। प्लस मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। भारत से विदेश में कहां से ट्रांजैक्शंस होंगे, किस किस कंट्री से होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन गवर्न करता था? ब्रिटिश सरकार। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। जब यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ तो जब हमें एक्सपोर्ट ज्यादा होता है मींस फायदा है, सरप्लस है, और इंपोर्ट ज्यादा है तो यानी कि घाटा है, डेफिशिएट है। तो एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ, भारत में फायदा हुआ, लेकिन वो फायदा भारत के किसी काम का नहीं था, क्योंकि सारा का सारा जो बेनिफिट थे वो कौन ले रहे थे? ब्रिटिश सरकार ले रही थी। उसी बीच इन्होंने एक स्यूज कैनल बनाया 1869 में। स्यूज कैनल क्या था? एक आर्टिफिशियल वाटरवेज के सारे रास्ता था। पहले क्या होता था, जब इंडिया से बाहर सामान जाता था, ब्रिटेन में जाता था, तो वो अफ्रीकन कंटेंट में होके जाता था, जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा कॉस्ट लगती थी। तो अब जब स्यूज कैनल ओपन हुआ 1869 में, बेसिकली ये नॉर्थ से साउथ बीच में हुआ था, तो इससे उनकी जो कॉस्ट हो रही थी वो काफी कम हो गई। किसकी? ब्रिटेन की। इस प्रोफाइल से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में 72.7% जो लोग थे वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इतना ही परसेंट डेवलप्ड कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में लोग काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी कंट्री उतनी डेवलप नहीं है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। उस समय की बात हो रही है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बर्थ रेट और डेथ रेट। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे भारत ने नंबर 1 रैंक हासिल कर ली है। इंडिया इस समय दुनिया का सबसे पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री बन चुका है। तो वो तब भी नहीं कम थी, अब भी कम नहीं है। सब कह रहे हैं झुकेगा नहीं साला, इसलिए पॉपुलेशन नहीं झुक रही है। बर्थ रेट भी ज्यादा थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी, यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो इनमें से 48 लोग जो अभी अभी जन्म हुआ है, और अगर मरते थे तो 40 मरते थे पर 1000 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की क्या कंडीशन थी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जब जो बच्चे जन्म लेते हैं और वो बेचारे 1 साल के अंदर ही एक्सपायर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। और उस समय क्या था? उस समय था
अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो कम से कम उनमें से 218 बच्चों की मौत हो जाती थी उस समय। आज की डेट में ये डाटा है 33, 1000 बच्चों में 33 बच्चों की मौत हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एवरेज लाइफ थी कि एक इंसान एवरेजली कितना जी सकता है, उस समय 32 साल थी। 32 साल थी, यानी कि 32 साल तक एक इंसान जी पाता था, उसके बाद टाटा बाय बाय गुड बाय खत्म। आज की डेट में वो एवरेज 69 है। आई होप 69 नंबर है तो लड़कों को खासकर पसंद आएगा, लड़कों का फेवरेट होता है 69, है ना। ये उसकी बात नहीं हो रही, कुछ और मत समझिएगा। तो एवरेजली 32 साल, आज की डेट में तो 32 साल में शादी हो रही है, फिर क्या क्या हो रहा है वो अलग ही बात है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों की संख्या। उस समय जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या थी वो सिर्फ 16% थी। हमारे भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे केरल में और सबसे कम पढ़े लिखे बिहार में पाए जाते हैं। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ जब सुएज कैनाल ओपन हुआ, फिर भारत में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आई, जैसे भारत में रेलवे आया 1850 में, 1850 में, और पहली ट्रेन जो चली थी 1853 में बॉम्बे से थाने। रेलवे इसलिए लाया गया क्योंकि अब जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर दूर पहुंचाया जाए। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट था कि इजीली रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह फैलाया जा रहा था। लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिले, जैसे कि हमारा कॉमर्शियल आउटलुक। अब जो फार्मर था वो सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं कर रहा था, वो कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा उगा रहा था। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था। कंट्रोल ऑफ फैमिली यानी कि जो भुखमरी थी, कुछ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता था, अब वो मिल रहा था। और मॉनेटरी सिस्टम, आपने सिस्टम पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। अब उस सिस्टम को खत्म करके हमारे भारत में मॉनेटरी सिस्टम आ गया था। तो ये आपके पहला चैप्टर पूरा कवर किया है, जो जो इसमें पार्ट है, जो जो पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ है, वहां बताना। लेकिन प्लीज वीडियो को देखना जरूर पूरी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।